Good afternoon, dear students. Today we will discuss top 25 MCQs of atomic spectra, which are very helpful and useful to secure good marks in BSc third year, MSc entrance, IIT exam, and all the examination of higher education in the subject of physics. So let's start the MCQs. Question number 1. Concept of quantization of the orbital angular momentum of the atomic electron introduced by Bohr leads to. जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, वो कहाँ यूज़फुल है, इस तरह की इसमें बात हमें सोचनी है। तो आपको अच्छे से मालूम है कि बोहर एटॉमिक मॉडल में जो एनर्जी का एक्सप्रेशन आया हुआ था, वो एनर्जी का एक्सप्रेशन था En प्रोपोर्शनल टू 1/n²। तो वहाँ से एक बात स्पष्ट हो रही है कि क्वांटाइजेशन का जो सिद्धांत था, जो पास्टुलेट था, वो बेसिकली टोटल एनर्जी ऑफ द एटम को बताने के लिए आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑर्बिटल वेलोसिटी v ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। अब आपको यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। ये मैं पहले भी बताया था कि जब तक आप ठीक ढंग से थियरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप एमसीक्यूज़ को उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो v इज इक्वल टू 2π ZE² अपान NH। ओके, तो अब यहाँ से आप देख लो, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। जैसे ही एटम को हम फिक्स करेंगे जेड भी कांस्टेंट हो जाएगा। E² चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एटम को हम नहीं फिक्स कर रहे हैं तो 2πE², तो इतना तो कांस्टेंट है। नीचे H प्लैंक कांस्टेंट है, तो Z/n की बात बचती है। तो इस तरह से आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, where we can find that velocity v proportional to Z/n. Next, question number 3. Sommerfeld removed degeneracy in total energy of electron by introducing. तो एनर्जी के जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था उसमें एनर्जी का जो फार्मूला था, अगर वो आपको याद आ रहा हो, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया है, En इज इक्वल टू -2π² mz² e⁴ अपॉन n² h²। हियर यू कैन फाइंड दैट यम बिलोंग हियर यम। तो इस फार्मूले में जो यम है, ये यम बेसिकली रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से फ्री था, लेकिन सही मामले में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल है, और इस कारण से जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बदलेगी तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बदलने के साथ उसका मास भी बदलेगा। m इज इक्वल टू m0√1 - v²/c²। ठीक है ना। तो वहाँ से बात क्लियर हुई। तो रिलेटिविस्टिक मास का जो कॉन्सेप्ट था, उसने सोमरफील्ड ने उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया इस एनर्जी के एक्सप्रेशन को सही करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज 1215 एंगस्ट्रॉम। द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ विच कैन बी फाउंड इज। सबसे पहले लाइमन सीरीज का नाम देखते ही अब आपके दिमाग में चीज़ें बननी चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ आपको एक बार याद दिला देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे फार्मूला। 1/λ इज इक्वल टू r। ये r जो है रिडबर्ग कांस्टेंट, 1/nf² माइनस 1/ni²। ये जो nf है वो फाइनल स्टेट, ni जो है वो इनिशियल स्टेट। तो जैसे ही सीरीज का नाम हमको मिलता है, nf की वैल्यू फिक्स हो जाती है। फॉर लाइमन सीरीज nf इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nf इज इक्वल टू 1। ओके, लाइमन सीरीज के लिए nf का मान क्या होता है, 1 होता है। ये बात आपको एकदम क्लियर कट हो जानी चाहिए। तो nf इज इक्वल टू 1। ओके, तो जैसे ही यहाँ 1 कर देंगे, आप
एक फार्मूले को फॉर लाइमन सीरीज के लिए आप पा गए क्लियर कट रूप से, क्या वो अब मैं लिख देता हूँ और वहीं से फिर आपको अपने क्वेश्चन के बारे में सोच लेना है। तो अब आपको लाइमन सीरीज के लिए फार्मूला मिल गया 1/λ r ब्रैकेट 1/1 माइनस 1/ni²। अब क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा लाइमन सीरीज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन कहा है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ फॉर फर्स्ट लाइन मतलब Ni = 2, ओके, 2 Ni = 2 टू NF = 1 में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन मिलेगी वो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन होगी और जिसके लिए वेवलेंथ कहा है 1215 एंगस्ट्रॉम। द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब किसी भी सीरीज की जो लाइन जो ट्रांजिशन सबसे अधिकतम एनर्जी लेवल से होगा, सबसे हायर एनर्जी लेवल से होगा, वही उस सीरीज के लिए स्मॉलेस्ट वेवलेंथ को देगा। तो जो सबसे तो अगर Ni की वैल्यू को हम इन्फिनिटी ले लें तो ये जो वैल्यू होगी इसी के करस्पॉन्डिंग जो लाइन आएगी उस वह लोएस्ट वेवलेंथ या स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर इस फार्मूले में आप Ni = इनफाइनाइट कर दें तो आपको 1/∞ दैट इज़ 0, तो 1/λ = r दैट इज़ λ = आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा λ = 1/r। ओके, तो यहाँ से आपको इसके लिए आपको मिल जाएगा λ = 1/r और रिडबर्ग कांस्टेंट r की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। रिडबर्ग कांस्टेंट r की वैल्यू जो होती है 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होती है। जब आप इससे 1 में डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आती है वो आती है 911 एंगस्ट्रॉम। दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी 911 एंगस्ट्रॉम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। Ionization potential of hydrogen atom is 13.6 volt. Ionization potential of helium He plus helium ion will be। तो अब देखिए, अब आपको फिर से एनर्जी का रिलेशन याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रिलेशन नहीं याद होगा तो फिर आपको लगेगा ये क्वेश्चन काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। एक लाइन का क्वेश्चन है। E∝ आपने एनर्जी का एक्सप्रेशन में लिखा था, आप देख चुके हैं। अब यहाँ से आपको देखिए क्या क्या दिया गया है। आपको दिया गया है He हीलियम आयन की एनर्जी लेवल He+ हीलियम हाइड्रोजन एटम की एनर्जी, और इस तरह से आप आ गए ये हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए और ये हाइड्रोजन के लिए। ओके, तो इस तरह से अब आपको मालूम चल गया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम देखें तो हमको मिल जाएगा EHE/EH = आपको मिल जाएगा He2He4 होता है तो Z = 2, तो 2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4, और इसके हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, स्क्वायर होने के बाद 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिल गया कि EHE = 4EH, और EH की वैल्यू देख सकते हैं 4 × EH की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 13.6, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 54.4 ओके वोल्ट। तो इस तरह से आपने जाना कि क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ओके, 6th क्वेश्चन नंबर। Possible terms of a 1 electron atom corresponding to n = 2 are। 1 इलेक्ट्रॉन एटम, अब ध्यान रखिएगा n = 2 कहा है। n = 2 से कैसे यल की वैल्यू पहचानें, तो देखिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6। ओके, यही आपको होता है। इसके बाद 3 की शुरुआत हो जाती है। तो n = 2 के लिए कौन कौन बिलोंग किया, यस और पी। तो यस और पी बिलोंग किया। यस अगर हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो यस के लिए आप आ जाएंगे कैपिटल L = 0, और 0 का मतलब हुआ यस स्टेट। पहली चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। और जैसा आप जानते हैं स्मॉल एस स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है,
ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0 था, तो कैपिटल जे की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ एल माइनस एस टू एल प्लस यस, और इस तरह से आप आ जाएंगे 0 - 1/2 टू 0 + 1/2 दैट इज़ 1/2, तो 0 इज इक्वल टू 1/2। तो एक टर्म आपका क्या हो गया, यहाँ से आप बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं कि एक टर्म आपका यस टर्म हो गया, जे की वैल्यू 1/2 हो गई, और मल्टीप्लिसिटी आर इज इक्वल टू 2s+1, तो 2 × 1/2 + 1 दैट इज़ 2, तो 2s 1/2 पहली चीज़, एक टर्म तो क्लियर हो गया। अब अगर 2p6 के लिए बात करें इसी तरह से, तो एक चीज़ क्लियर हो गया 2s 1/2, ये चीज़ याद रखिएगा, एक पार्ट हुआ। अब दूसरे पार्ट के लिए चलें तो 2p6 दैट इज़ p के लिए बात करें, तो अगर p के लिए आप सेम तरीके से बात करेंगे तो p के लिए आप आ जाएंगे l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1, तो p स्टेट, एक चीज़ क्लियर हो गया। यस इज इक्वल टू 1/2, तो मल्टीप्लिसिटी 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो स्मॉल एस और कैपिटल एस सेम होगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2s+1 विच इज़ इक्वल टू 2, जे इज इक्वल टू, अब आप देख लीजिए l माइनस एस दैट इज़ 1 - 1/2 टू 1 + 1/2 विद द डिफरेंस ऑफ यूनिटी चलना है, तो j इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और यहाँ देखिए आ जाएगा 3/2, तो 3/2 - 1/2 1, बीच में एक का अंतर है, तो जो टर्म होगा आपका होगा 2p 1/2 कामा 3/2। इस तरह से आप देखिए दो टर्म आपको मिलेगा, एक मिलेगा 2s 1/2 और दूसरा मिलेगा 2p 1/2 और 2p 3/2, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन सी। Question number 7. Four chief series are observed in the emission spectra of alkali atom. Alkali atom के emission spectra में कौन सी 4 सीरीज मिलती हैं? तो बहुत क्लियर होना चाहिए, प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज और फंडामेंटल। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Doublet separation in sharp series lines increases as we move towards higher wave number, decreases as we move towards higher wave number, does not depend on wave number of lines, separation is irregular। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है डज नॉट डिपेंड अपॉन वेव नंबर ऑफ लाइंस। वेव नंबर ऑफ लाइंस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, जो डिपेंडेंसी होती है वो एन यल पर होती है, और वहीं से आप आगे की बात सोच सकते हैं। तो बहुत क्लियर सी बात है, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, डबलेट splitting of first excited state 2p3/2 to 2p1/2 of hydrogen is in 0.365 centimeter inverse, corresponding separation of Li double plus is। तो अब आपको Li++ के लिए बताना है सेपरेशन, तो जस्ट वैसे ही जैसे एनर्जी को आप देखे थे उसी एनर्जी को टर्म शिफ्ट में लिखेंगे। टर्म शिफ्ट का मतलब हुआ सेंटीमीटर इनवर्स में, वेव नंबर में लिखना पड़ेगा। कैसे होता है टर्म शिफ्ट, तो आपको मैं बता दूं, डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई अपॉन एच सी। किसी भी एनर्जी में अगर एच सी से भाग दे दीजिए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब एच सी से आप भाग दे देंगे तो टर्म शिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ से आपको जैसे मालूम है कि डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर होता है, सेम तरीके से डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई और डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। ये आपको हिंट है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं डेल्टा टी Li++ इज इक्वल टू हो जाएगा जेड Li का होल स्क्वायर अपान जेड किसकी दी गई है, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की दी गई है ZH का होल स्क्वायर और इनटू डेल्टा टी एच। ये देखिए डेल्टा टी एच आपके इस क्वेश्चन में दिया गया है 0.365 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप लिथियम के लिए जेड की वैल्यू लिख दीजिए, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू होती है 3, तो इस तरह से आप पा जाएंगे अच्छा हाँ 4 होता, सॉरी ये एनर्जी वहाँ बढ़ जाती है Z⁴, तो एग्जैक्टली ये 4 पावर में जाएगा, डेल्टा जेड प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू Z⁴ होता है। ओके, तो अब यहाँ 3 का 3⁴ अपॉन 1⁴, तो आप पा जाएंगे इस तरह से ये
ये बराबर हो जाएगा आपका 3⁴ का मतलब हुआ 81 और अपान 1 मल्टीप्लाइड बाई ये जो वैल्यू लिखी गई है ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी और ये मल्टीप्लाई जब करेंगे 81 मल्टीप्लाइड बाई 0.365 तो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन वी कैन फाइंड 29.565 सेंटीमीटर इनवर्स 29.56 तो 565 को लगभग हम 6 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 29.6 सेंटीमीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 10 क्वांटम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ 2 इलेक्ट्रॉन एटम आर। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात अब की गई है, आपको दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए दी गई वैल्यू है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन n1 इज इक्वल टू 4, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L1 इज इक्वल टू 3, स्पिन क्वांटम नंबर S1 इज इक्वल टू 1/2 फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आप देख सकते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए दिया गया है ये वैल्यू n2 इज इक्वल टू 5, L1 इज इक्वल टू 1, S2 इज इक्वल टू 1/2। इफ़ वी एज्यूम LS कपलिंग टू आकर द वैल्यू ऑफ L एंड S विल बी। LS कपलिंग में पहले दोनों इलेक्ट्रॉनों के जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो स्ट्रांगली कपल्ड होंगे तो L फॉर्म होगा। L इज इक्वल टू होगा मॉड ऑफ L1 माइनस L2 टू L1 प्लस L2। तो यहाँ से आप देख लो 3 - 1 दैट इज़ L की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 - 1 2 और हो जाएगा 3 + 1 दैट इज़ 4 विच इज़ इक्वल विद द डिफरेंस ऑफ यूनिटी 2 3 4। L की वैल्यू आप देख लो 2 3 4 आपको मिल गई। सेम तरीके से S की वैल्यू आपको मिल जाएगी मॉड ऑफ S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2। ओके, तो अब यहाँ से S1 प्लस S2 हो गया तो ये वैल्यू आपको दिख गई यहाँ से 2 3 4 और 0 1, इस तरह से ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम एटम नॉर्मली वी ऑब्जर्व। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम एटम में नॉर्मली आप कौन सी सीरीज को पाते हैं? आपको अच्छे से मालूम है एमिशन स्पेक्ट्रा में 4 सीरीज मिलती हैं। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है जिसमें हमने जाना प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज और फंडामेंटल। चूँकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द एटम्स आर लाइंग इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो अगर अधिकतम एटम अपने ग्राउंड स्टेट पे होंगे तो अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल ग्राउंड स्टेट यस में बैठा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होगा वह पी में जाएगा। यस से जब पी में जाएगा तो केवल और केवल आपको एक ही सीरीज मिलेगी, वो मिलेगी प्रिंसिपल सीरीज। तो ध्यान रखिएगा सोडियम के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में केवल और केवल प्रिंसिपल सीरीज मिलती है, जबकि एमिशन स्पेक्ट्रा में चारों सीरीज साइमल्टेनियसली मिलती हैं, एक साथ मिलती हैं। तो इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम ओनली प्रिंसिपल सीरीज विल बी फाउंड, whereas in emission spectra of sodium all the 4 series principal, sharp, diffuse and fundamental are simultaneously found. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 इन द स्पेक्ट्रा ऑफ सोडियम एटम द रेजोनेंस लाइन इज फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ शार्प सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ डिफ्यूज सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ प्रिंसिपल सीरीज। तो सबसे पहले रिजोनेंस लाइन क्या होती है? तो आप कहते हैं रिजोनेंस लाइंस आर दोज लाइंस इन विच द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आर वेवलेंथ आर सेम एज एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड। वह किसी भी स्पेक्ट्रा की वह लाइन स्पेक्ट्रल लाइन रिजोनेंस लाइन कहलाती है जिसमें हम जितना वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं एग्जैक्टली एमिट भी उतने ही को करते हैं। तो सोडियम स्पेक्ट्रा में प्रिंसिपल सीरीज की फर्स्ट लाइन जो होती है उसी को आप रिजोनेंस लाइन कहते हैं, जिसको डी लाइन के नाम से भी हम जानते हैं। सामान्य रूप से कभी व्यवहारिक रूप से हम लोग उसको क्या कहते हैं? डी लाइन हम लोग कहते हैं। ओके, डी लाइन। तो डी लाइन की बात हम लोग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए डी लाइन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 13 पर अगर हम चले तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कली एटम स्पेक्ट्रा इज एट्रीब्यूटेड टू
LS coupling, JJ coupling, spin orbit interaction, none of these. फाइन स्पेक्ट्रा कैसे हमको एल्कली एटम का मिला था, तो इज ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। यही स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से ही मैंने वो आपको टर्म शिफ्ट वाली डेल्टा टी वाली बात भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस obtained in the transition 2p3/2 to 2s1/2, 2p1/2 to 2s1/2 इच। तो यहाँ से देखिए, अगर हमको इंटेंसिटी की बात करनी है तो इंटेंसिटी के लिए बहुत क्लियर सी बात है कि आई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 2j+1, समझ रहे ना। तो I1/I2 कर सकते हैं और यहाँ से आप पा सकते हैं 2j1+1/2j2+1 करके। अब कंपेयर कर दीजिए, रेशियो आपको निकालना है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट के लिए जब आप चलेंगे तो j की वैल्यू कितनी है 3/2, तो 2 आप पा जाएंगे इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 3+1 दैट इज 4 अपान, नीचे जब सेकंड के लिए चलेंगे तो जो j की वैल्यू है 1/2 है, तो आप पाएंगे 2 इंटू 1/2, 1+1 दैट इज 2। तो इस तरह से 4/2 आ गया। 4/2 का मतलब हो गया 2/1, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 2:1। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्राउंड स्टेट ऑफ कैल्शियम एटम इज गिवन बाई। कैल्शियम एटम के लिए ग्राउंड स्टेट, तो कैल्शियम एटम के लिए ग्राउंड स्टेट की जब बात आ गई है तो कैल्शियम एटम के लिए जेड की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 20। अब इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है 4s2 होता है, ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब 4s2 की जब आपकी जानकारी बन गई तो 4s2 में देखिए n1 इज 4s2 मतलब 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन हो गया। क्यों 2 इक्विवेलेंट, क्योंकि देखिए 4s2 में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों के लिए l की वैल्यू और n की वैल्यू सेम है। आप कहते हैं अगर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए n और l की वैल्यू सेम होती है तो वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। अगर यहाँ से अगर आप देखें तो आपको n1 यहाँ से मिलेगा L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल L इज इक्वल टू 0 मीन्स यस स्टेट, कैपिटल यस स्टेट, ओके। इसी तरह से S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू आप यहाँ से पा जाएंगे कैपिटल S इज इक्वल टू 0,1। अब 0,1 में देखिए क्या दिक्कत आएगी, जो 1 है ये 1 बेसिकली पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या कर जाएगा, कंट्राडिक्ट कर जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं यस इज इक्वल टू 1 अगर आप लेंगे तो आप देखिए L1 L2 0 है, तो इसका मतलब हो गया ML1 ML2 इज इक्वल टू भी क्या होगा 0। तो देखिए N L ML, N N L ML MS ये 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं होती हैं। और 4s2 के लिए अगर आप बात करें तो n सेम हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, L सेम हो गया, ML सेम हो गया, तो N L ML सेम हो गया, 3 क्वांटम संख्या सेम हो गई। तो चौथी क्वांटम संख्या दैट इज MS की वैल्यू को मस्ट बी डिफरेंट होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो MS की वैल्यू अगर डिफरेंट होगी तो इसका मतलब अगर पहले इलेक्ट्रॉन के लिए MS की वैल्यू 1/2 तो दूसरे के लिए -1/2, और इस तरह से कैपिटल MS की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी और कैपिटल MS इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड S इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ केवल S इज इक्वल टू 0 ग्राउंड स्टेट के लिए अलाउड होगा अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, S इज इक्वल टू 0 का मतलब हुआ मल्टीप्लिसिटी R इज इक्वल टू 2s+1 दैट इज 1। तो इस तरह से आपको मिल गया यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो आपका होगा वो इस क्वेश्चन नंबर 15 का होगा ऑप्शन बी 1s0। क्वेश्चन नंबर 16, समटाइम्स स्पेक्ट्रा ऑफ अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स शो एनामलस ट्रिपलेट बिकॉज ऑफ। एनामलस ट्रिपलेट क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए जब दोनों बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड,
अगर ग्राउंड स्टेट के दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्साइट हो जा रहे हों तब जो स्पेक्ट्रा आपको मिलता है वो एनमलस ट्रिपलेट को देता है। तो ये चीज़ याद रखना चाहिए। तो एक्साइटेशन ऑफ बोथ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, स्पेक्ट्रा टर्म्स करस्पॉन्डिंग टू 4s4p कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम एटम। तो सोडियम एटम की अगर यहाँ बात की गई है तो आप देख सकते हैं सोडियम एटम के लिए 4s4p है। 4s4p में L1 इज इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल L इज इक्वल टू मॉड ऑफ L1 माइनस L2 दैट इज 1। तो यहाँ से आपको मिल गया p स्टेट। एक चीज़ क्लियर हो गया। अब p स्टेट के बाद हम आगे बढ़ेंगे। S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया S2 जो है इस इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से कैपिटल S की वैल्यू आ गई 0, 1। अब देखिए यल के लिए एक वैल्यू, यस के लिए दो वैल्यू। तो जे के लिए चलेंगे तो फॉर यस इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 1। तो एल इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू आपको मिल गया कितना 1। टर्म क्या आ गया, टर्म देख सकते हैं। एस इज इक्वल टू 0 मीन्स मल्टीप्लिसिटी आर इज इक्वल टू 2s+1। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। यहीं से आप पहचानते हैं 0 को 1 हो तो ये हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, तो ये आपका 2s+1 ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपको जो टर्म मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1p1 पहला टर्म। फिर आप पाएंगे फॉर यस इज इक्वल टू 1 एंड एल इज इक्वल टू 1, देन जे इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल माइनस एस दैट इज 0, एल प्लस एस दैट इज 2, 0, 1, 2। तो अब अगला टर्म मिल गया आपका वो मल्टीप्लिसिटी आर की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। आर इज इक्वल टू यस के लिए 1 है तो 3 आ जाएगी। तो टर्म हो गया 3p 0, 1, 2। तो 3p012 एक टर्म और 3p1p1 एक यहाँ हो गया 1p1 और सिंगलेट और 3 का मतलब ट्रिपलेट 3p012। अच्छा, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बट यहाँ देखिए कुछ टाइपो एरर है, मैं उसको क्लियर सही कर दे रहा हूँ। तो आप ये क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है द डिजेनरेसी ऑफ द जे स्टेट एराइजिंग फ्रॉम 3p टर्म आर। अब डिजेनरेसी की बात करनी है 3p। अब 3p में ये देखिए 3 जो बताता है वो मल्टीप्लिसिटी को बताता है, मतलब 2s+1 की वैल्यू है। तो अब यहाँ से j की वैल्यू जब मिलेगी तभी मल्टीप्लिसिटी हम जान पाएंगे। तो p को देखते ही 3p के लिए एक चीज़ क्या हो गई, यस की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2s+1 इज इक्वल टू 3। तो यस इज इक्वल टू आपको मिल गया 1, यल इज इक्वल टू मिल गया 1। तो जे की वैल्यू मिल गई आपका, देखिए जे की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी 0, 1, 2। अब क्या होता है डिजेनरेसी, डिजेनरेसी होता है 2j+1। 2j+1 की वैल्यू इसके लिए कितनी आ जाएगी, 2j+1 की वैल्यू आ जाएगी j इज इक्वल टू 0 का मतलब 1। इसके लिए आ जाएगा 1 हो गया तो 3, इसके लिए होगा तो कितना आ जाएगा 5। ओके, तो 135 दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में जो लाइनों का स्प्लिट करना होता है, टूटना होता है, ये कौन सा इफेक्ट है, तो बहुत क्लियर होना चाहिए, जीमन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, and one valence atom is placed in a weak magnetic field, orbital angular momentum of the valence electron is orbital angular momentum of the valence electron is L, number of here थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा क्योंकि टाइम्स इन रोमन में ये वैल्यू यल है। ओके, तो यल ध्यान से रखिएगा, ये सब 2l+1 है, 2l है, 2l+1 है, 2l-2 है। तो विच यहाँ नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट इन विच दिस स्टेट विल स्प्लिट अप। तो क्वेश्चन नंबर 20
का जो करेक्ट ऑप्शन है वो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2l+1। ये आपको थियरी से बहुत आराम से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है ट्रांजिशन विच विल शो नॉर्मल जीमन इफेक्ट। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट जो होता है वो आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट जो होता है वो सिंगलेट में देखा जाता है, ठीक है ना। तो सिंगलेट के लिए आपको देखा सिंगलेट स्टेट जो सिंगलेट टर्म्स जो होते हैं वो नॉर्मल जीमन इफेक्ट को शो करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सिंगलेट का मतलब हुआ जहाँ मल्टीप्लिसिटी 1 होगी और आप देख सकते हैं सबके सर पर ये देखिए मल्टीप्लिसिटी कहाँ से लिखी जाती है। तो ये देख रहे हैं ना, ये मल्टीप्लिसिटी है, ये मल्टीप्लिसिटी है, ये मल्टीप्लिसिटी है, ये मल्टीप्लिसिटी है। तो देखिए ए बी डी तीनों में मल्टीप्लिसिटी 2 लिखी गई है, मतलब डबलेट है। केवल सी में मल्टीप्लिसिटी आर के जगह पर 2s+1 की वैल्यू 1 आई है, वो सिंगलेट है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको बस एक लाइन याद रखनी है कि सिंगलेट टर्म ऑलवेज शो जीमन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर अब बढ़ते हैं। नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन्ड इन जीमन पैटर्न ऑफ 1f3 to 1d3। तो 1f3 to 1d3, तो यहाँ से कितनी लाइनें आपको मिलेगी अगर इस बात को आपको डिस्कस करना हो तो बहुत क्लियर सी बात है कि आपको पहचानना पड़ेगा एम की वैल्यूज़ की ओर पर चलना पड़ेगा। तो आपको देखिए 1f3 यफ के लिए एल की वैल्यू 3, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी +3 to -3। और इसी तरह से L2 हो जाएगा डी है तो 2 ml की वैल्यू हो जाएगी +2 to -2। और इस तरह से आप पा जाएंगे। सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा ml इज इक्वल टू 0, 1 सॉरी 0, +-1। ओके, तो 0, +-1 डेल्टा ml इज इक्वल टू 0, +-1। डेल्टा ml इज इक्वल टू 0 के लिए 3 लाइनें मिलेंगी, लेकिन तीनों एक ही वेव नंबर पर कोइंसाइड होंगी तो आपको एक दिखेगी। और क्वेश्चन और +-1 के लिए भी +1 के लिए एक लाइन दिखेगी, 3 लाइनें एक दूसरे से कोइंसाइड होकर के, -1 के लिए भी 3 लाइनें कोइंसाइड होकर के आपको एक दिखेंगी। इस तरह से आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 2d3/2 to 2p1/2 shows anomalous Riemann pattern. वैल्यू ऑफ जी फॉर द स्टेट विल बी। जी जो स्मॉल जी होता है वो लैंडेजी फैक्टर होता है, ये दिमाग में आप रखिएगा। लैंडेजी फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हरदम आप पाएंगे कि इससे सवाल बनता है। तो लैंडेजी फैक्टर का एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए और लैंडेजी फैक्टर का एक्सप्रेशन होता है जी इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस जे+1 माइनस l+1 प्लस s+1। ओके, तो मैं थोड़ा सा फिर से लिख दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कट गया था। तो g इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1 प्लस जे+1 माइनस l+1 प्लस s+1 अपॉन 2j+1। इसमें वैल्यू आप रख दीजिए, आपके ऊपर जो लिखी गई वैल्यूज़ हैं, और यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए दोनों के लिए। जी की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 4/5 एंड 2/3। दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। फार्मूला हिंट के लिए मैंने दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 24, इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड the term 2p will split up into a number of labels. The number of labels will be। अब ये एनमलस जीमन इफेक्ट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। एनमलस जीमन इफेक्ट की थियरी जब आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा नंबर ऑफ लेबल्स मैं आपको जितनी भी ज़रूरतें हैं मैं यहाँ बताते चल रहा हूँ, इज इक्वल टू 2l+1 और ब्रैकेट 2s+1। अब 2l+1 और 2s+1 की वैल्यू ऊपर आप देख रहे हैं। यल पी स्टेट को देखते ही समझ आने यल इज इक्वल टू 1 और 2s+1 की जगह दिया गया है 2, तो इस तरह से यस की वैल्यू आ गई 1/2।
तो अगर आप यहाँ देखें, भर दीजिए L इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1/2, तो आपको मिल जाएगा 3 और 2, दैट इज 6. तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑप्शन C, 6. लास्ट क्वेश्चन 25th जो है, 25वां क्वेश्चन जो है, इन अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स स्पेक्ट्रा सिंगलेट प्रिंसिपल सीरीज इज ऑब्जर्व ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम. जो सिंगलेट प्रिंसिपल सीरीज है वो कैसे और किस तरह के ट्रांजिशन से आपको मिलती है? सिंगलेट p लेबल्स टू लोएस्ट लेवल ऑफ द एटम, सिंगलेट s लेबल टू वेरियस p लेबल्स, सिंगलेट s लेबल टू सुटेबल सिंगलेट p लेबल्स, सिंगलेट d लेबल्स टू सिंगलेट p लेबल्स. तो आपको याद होना चाहिए प्रिंसिपल सीरीज कहाँ से ऑब्जर्व होता है, तो p लेवल से, जो s लेवल में, दैट इज ग्राउंड स्टेट की लोएस्ट लेवल जिसको आप कहते हैं ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ऑफ द एटम के लिए मिलता है. तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. इस तरह से हमने आज एटॉमिक स्पेक्ट्रा के टॉप 25 क्वेश्चंस को पूरे सिलेबस से डिस्कस किया आपसे. मैंने पूरे डिटेल रूप से आपको एक तरह से थियरी को भी ब्रीफ करते हुए ये सभी 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और ये 25 क्वेश्चन गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, साथ ही साथ MSc एंट्रेंस और IIT एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे. तो आज की क्लास के लिए इतना ही.